तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं विद न्यू चैप्टर। इससे पहले आपका हमने बिजनेस स्टडी के अंदर आपका जो ओल्ड चैप्टर था, कौन सा वाला, प्लानिंग चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था, वो हमने ओवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा प्लानिंग चैप्टर, आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। इसी तरीके से आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको उसको अच्छे तरीके से समझना भी है। तो देखिए बच्चों, आज ये ऑर्गेनाइजिंग की हमारी क्लास फर्स्ट है, ये पहली क्लास है, तो इसको आप अटेंटिव होकर सुनना है यहाँ से, और अपने नोट्स और कैरी करना, यहीं से ही राइट डाउन करना, और अपनी कॉपी वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना। ठीक है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। बेसिकली देखिए, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। हमने इससे पहले क्या रीड आउट किया था? प्लानिंग। जब आप कोई भी अपनी प्लानिंग कर लेते हो, यानी बेसिकली प्लानिंग के अंदर क्या सीखा था हमने कि हमें क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को और गोल्स को मेंटेन करना होता है कि हमें क्या करना है एक्चुअली में। तो प्लानिंग का सबसे मेन रीजन, जो बेस था वो क्या था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग में सबसे पहले हमने जब डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, देन उसके बाद हमारा फिर जो स्टार्ट होता है वो होता है कि हमें जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज हमारे रॉ मटेरियल, मशीन्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब सबको सब, तो उनको किस तरीके से हम गेट टुगेदर करें, यानी किस तरीके से उन्हें एक तरह से कलेक्टिव मोड में लाएं, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इसी तरीके से पूरा हो जाए। दैट इज कॉल्ड क्या? ऑर्गेनाइजिंग। इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव यानी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज में सब के सब आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आता है आपका, रॉ मटेरियल आता है आपका, मशीनरीज आता है आपका, अदर रिसोर्सेज भी आते हैं आपके। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनको हम कलेक्टिव तरीके से एक तरह से एक प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, तो किस लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग the activities of the enterprises and establishing authority relationship among them। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमने उनको क्या कलेक्टिव तरीके से गेट टुगेदर किया, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनको ग्रुपिंग करा उनकी एक्टिविटीज को, क्योंकि जब तक हम उनको ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगा, जो हमारा टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। देन उनके बीच में एक कनेक्टिविटी यानी एक रिलेशनशिप डेवलप करा। रिलेशनशिप मींस कि भाई कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, या कौन किसके बाद क्या काम होना है। तो उनके बीच में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी एक डिसाइड कर दिया, एक हायरार्की भी उनके बीच में डेवलप कर दी कि कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो ये सारा का सारा एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, यानी कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किसको ओबे करेगा, किसके पास कितनी रिस्पांसिबिलिटी होगी, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, ये सारा का सारा हमने कहा करा? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करा। तो बेसिकली ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारा इसके बाद जो होता है, जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया अपनी चीजों को, तो उसके बाद इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, मैंने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे इन चीजों को। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा टास्क होता है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, पहले और आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। उसके बाद जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, देन जब हमारा काम हमें पता है कि हमें करना क्या है, देन हम उसको हमने क्या करा, काम को डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि अगर हम एक साथ किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसके अंदर जो है, जो मेन जो हर्डल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तो अगर आप काम को डिवीजन यानी उसको पार्ट बाय पार्ट में आप डिवाइड कर देते हो, तो उसमें हमारी एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन हमारा ज्यादा निकल के आता है, और हम उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या हुआ कि जैसे हमने किसी काम को, टास्क को डिसाइड कर लिया कि भाई ये हमें टास्क पूरा करना है, इवन वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी के लिए टास्क हो सकता है। देन उसको हमने क्या करा, उसको डिवीजन ऑफ वर्क में डिवाइड कर दिया, यानी भाई किसको प्रोडक्शन करनी है, किसको सेल्स करनी है, किसको फाइनेंस करना है। तो अकॉर्डिंग टू उसके वर्क उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन में कर दिया। सेकंड हमारा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है कि जितनी भी हमारी सिमिलर एक्टिविटीज हैं, उन सबको हमने एक साथ एक ग्रुप के अंदर डाल दिया।
सपोज करो कि हमें प्रोडक्शन करना है, अब किसी कमोडिटी के पास, किसी फर्म के पास नंबर ऑफ कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, यानी उसके पास प्रोडक्ट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो हम उसको सबको किस में डालेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यानी कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो कि प्रोडक्शन से रिलेट करती है तो उसको हम क्या किस में डालेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर कोई भी चीज है वो कैश से लेन देन है, पैसों से उसका लेना देना है, तो उसको हम किस में डालेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अगर वो चीज किससे रिलेट करती है, आपके एक्सपेंसेस से, आपकी इन्वेस्टमेंट से, आपके इनकम से अगर रिलेट करती है, तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे अलग से, एक डिपार्टमेंट अलग से बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट। ऐसे ही हमारा सेल्स डिपार्टमेंट भी बनता है जहां पे केवल हमारे सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी एक्टिविटीज को जो सिमिलर होती हैं उनको जब एक तरह से ग्रुपिंग एक तरह से कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, जहां पे सेम एक्टिविटीज एक साथ ग्रुप हो जाती हैं, वो कलेक्टिव मोड में आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी टू जॉब पोजीशन, यानी जब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया तो अब डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में केवल एक ही एम्प्लॉय होगा और वो सारे प्रोडक्शन करेगा, नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे और वो उसको पूरे टास्क को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हमारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। वहां पर भी कोई इंजीनियर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई मैकेनिक होगा, कोई मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज और नंबर ऑफ जॉब पोजीशन वहां पर भी होंगी। तो हमें क्या करना है उसके बाद में, हमें ईच एंड एवरी बंदे का, एवरी एम्प्लॉय का क्या देखना होता है, हमें फिर उसको एफिशिएंसी देखनी होती है कि कौन सा एम्प्लॉय किस टास्क के लिए बहुत सुटेबल है। तो अगर उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखेंगे तो हम उसको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको हमें जॉब उसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे। यानी उसके मेंटल लेवल को देखते हुए, उसके फिजिकल लेवल को देखते हुए, उसके मेंटल कैपेसिटी को देखते हुए, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको हम जॉब असाइन करेंगे ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट उसको जॉब को दे सके और जो हमें जो फर्म को जो रिजल्ट मिले, जो बिजनेस को जो रिजल्ट मिले वही बेस्ट टू बेस्ट मिले। तो बेसिकली हमारा क्या है कि जॉब असाइनमेंट करते हुए हमें जो देखना होता है वो जो एम्प्लॉय होती है उसकी जो एम्प्लॉय की सभी जितने भी उसकी जो एक तरह से आप स्पेशलाइजेशन बोलेंगे, स्पेशलाइजेशन जो होती है वो हम बेसिकली देखनी होती है कि वो किस काम के लिए राइट है और किस काम के लिए राइट नहीं है। तो राइट पर्सन देना चाहिए राइट जॉब के लिए, ठीक है। तो हमेशा क्या, राइट जॉब टू राइट पर्सन, यानी जो एम्प्लॉय उसके लिए है सुटेबल उसी को वो काम देना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी टू जॉब पोजीशन। इसके बाद हमारा आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी अब हमने क्या किया, सबका काम बांट दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको फाइनेंस संभालना है, आपको अकाउंट संभालना है, आपको प्रोडक्शन संभालना है, आपको मशीन संभालनी है, आपको जो भी है सब कुछ सबको बांट दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सब ने अपना अपना काम तो किया, बट काम कौन ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन होगा या अथॉरिटी किसके पास होगी या कौन जिम्मेदार होगा उस चीज के लिए, कौन किसको जवाब देगा, यानी अकाउंटेबिलिटी किसको किसके लिए होगी, ये सब चीजें भी वहां पे देखनी पड़ती हैं। तो हमें वहां पे एक एम्प्लॉइज के बीच में एक रिलेशनशिप तैयार करने की जरूरत होती है, क्रिएट करने की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यानी वहां पर एक प्रॉपर रिलेशनशिप भी होगा कि एक सुपीरियर होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा, यानी जो सुपीरियर होगा वो सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा और जो सबऑर्डिनेट होगा वो उस ऑर्डर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देन इससे हमारी क्या बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल बनता है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है अपनी जॉब के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, आती हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बिकॉज जब तक आपके रिपोर्टिंग नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, आप उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो देयर शुड बी द प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। तो बेसिकली दिस इज द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये आपके थे आज हमारे प्रोसेस ऑफ किसके, ऑर्गेनाइजिंग के। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम फिर आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। बट बच्चे आप मेरी क्लास में क्लास 1 और क्लास 2 क्लास की जो मैं सीक्वेंस देता हूँ आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर के अंदर उसको बाय पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप एक सीक्वेंस वाइज टॉपिक को पढ़ें। तो बेसिकली आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास मेरी, और आप इसी तरीके से मेरी क्लास को सुनते रहिए अटेंटिव मोड में, उसके नोट्स बनाते रहिए। और साथ साथ बच्चे इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है ताकि आपको एंड में दिक्कत ना आए।
तो इसके नोट्स बनाने आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जब भी कोई क्लास कीजिएगा आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, ताकि आप कम से कम ये लिख लिया कीजिए, राइट डाउन कर लिया कीजिए, और इसको अच्छे तरीके से और आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, ताकि आपको जब एग्जाम टाइम आए तो आपको इसके नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ अपनी क्लास हम एंड करते हैं, अगली क्लास फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।